डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम सॉल्व करते हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी बोलते हैं। ये आपके एमए थर्ड सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर के दोनों सिलेबस में थोड़ा बहुत है, और ये दोनों यानी बीए थर्ड सेमेस्टर और एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और मैं विकास स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। तो आइए इससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको आगामी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित उन सभी एग्जाम से मिलेंगे जिनसे आप विषय से संबंधित हो या किसी एग्जाम संबंधित हो, उसमें आपको इन सब प्रश्नों से आमना सामना जरूर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन सब में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है, और ये आपके मूलतः आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये केवल नीति निर्देशक तत्व है। निर्देशक यानी राज्य किसी प्रकार का नियम या कानून या संविधान में संशोधन करता है या कोई भी नीति बनाता है, तो उन सभी तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएगा जो तत्व या जो विशेषताएं या जो बातें अनुच्छेद 36 से 51 तक चर्चा की गई हैं भाग 4 में। यानी जो ये एक निर्देश हैं कि राज्य जो भी कार्य करेगा इन निर्देशों को पालन करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको एकदम अक्षरशः पालन करें, ये उस पर स्वयं पे निर्भर है कि अगर उसके पास ऐसा संसाधन है तभी वो ऐसा कर सकता है। अगर संसाधन नहीं उपलब्ध है तो आप इनको इस पर क्लेम नहीं कर सकते, या इनसे संबंधित आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में आप याचिका नहीं कर सकते, या इन सबको वाद योग्य ये सब नहीं है। यानी इनसे संबंधित प्रतिकार या कोई याचिका या आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को पालन नहीं कर रहा है। ये केवल निर्देश है, इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। तो आइए इससे संबंधित तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। क्योंकि अभी मैं चर्चा कर रहा था कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है आयरलैंड, सी है पूर्व सोवियत संघ, डी है फ्रांस। तो आपका नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान में भाग 3 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब अनुच्छेद पूछ दिया गया आपसे, तभी मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, तो आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 से 52 या डी। तो आपका नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में चर्चा की गई है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य हैं किसके माध्यम से प्रतिबिंबित करता है। वो चूंकि आपकी नीति निर्देशक तत्व जो संविधान सभा में जितने भी लोग थे
उनकी जो परिकल्पना है या जो भी वो जो उनके दिमाग का खाका है, उनके सोच विचार को जितना आप उनका दर्शन संबंधित विचार या इतिहास पे आप विचार करेंगे या उस पे कि ये सब देश का कैसे संचालन किया जाए, किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कैसे होगी, उस चीज़ की व्यवस्था कहाँ से होगी, हर चीज़ पे जो उनकी फिलॉसफी है, दर्शन है, सोचे, सब चीज़, इन सबकी छाप किस पे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 पर है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है, यानी इनमें किन किन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो कि अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत सही है, सामाजिक सिद्धांत ये भी शामिल है इसमें, प्रशासनिक सिद्धांत भी शामिल है, डी उपयुक्त शब्द, यानी इन सिद्धांतों में नीति निर्देशक तत्व में ये सभी आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तीनों सिद्धांत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी इन सिद्धांतों या नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या था, वजह ये वाद योग्य न होने के बावजूद भी इन सिद्धांतों को क्यों शामिल किया गया? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य था या मुख्य उद्देश्य था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कुछ ऐसे सिद्धांतों को या नीतियों को लागू किया जाए जिससे समाज के न्यूनतम स्तर पर जो नागरिक है उसका लाभ हो, नहीं ज़्यादा तो कुछ का लाभ हो, अधिक जो सबसे हाशिए पे है या निम्नतम स्तर पर है उन सभी का कल्याण हो, या जो अपना कल्याण या अपना विकास करने में स्वयं सक्षम न हो उनको सक्षम बनाना राज्य का दायित्व है। इन्हीं सब निर्देशों को इसमें शामिल किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य देखिए कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो नीति निर्देशक तत्वों को का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि आपका देश भारत आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, जिससे तमाम आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई और हमारे वहाँ सामाजिक विषमता भी व्याप्त थी। इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करना नीति निर्देशक लागू करने के एक मुख्य वजह या उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? इसको पोस्ट डेटेड चेक या भविष्य में भुगतान करने संबंधित चेक कहा, या बैंक की इच्छा अनुसार चेक भुगतान करने के संबंधित उपमा किसने दिया? इसी को हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। किसने संज्ञा दी, किसने उपमा दी? ऑप्शन है ए एच कुंजरू, बी ए के अय्यर, सी एच वी कामत, डी के टी शाह। तो ऑप्शन डी जो है के टी शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की इच्छानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक का यानी पोस्ट डेटेड चेक का, यानी के टी शाह इसके सही होंगे, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया, इसलिए ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिकता। तो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ए 42वें संविधान संशोधन में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, डी मूल अधिकारों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? ऑप्शन ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं है, सी मौलिक अधिकार है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं का मतलब यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को अगर यदि राज्य या केंद्र लागू नहीं करते हैं तो आप इनके विरुद्ध याचिका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इनके विरुद्ध याचिका या अपील नहीं कर सकते हैं, यानी ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को राज्य तभी लागू कर सकता है कि ऐसा करने के लिए उसके पास उपलब्ध संसाधन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी सशक्त विपक्ष पर, डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है। ऑप्शन डी सही होगा। सरकार के पास जितने संसाधन रहेंगे उसी के हिसाब से वो अपने सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ये ऑप्शन गलत है, मूल अधिकार बंधनकारी हैं। ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि मूल अधिकार वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, नेक्स्ट ऑप्शन सी है मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ये ऑप्शन सही होगा कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं, यानी इनके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि राज्य द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को हनन या उस पर आक्षेप किया जाता है तो इसके विरुद्ध आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये वाद योग्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या वे दोनों वाद योग्य हैं। तो नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, यानी कल्याणकारी राज्य में से संबंधित निर्देशों को किसमें वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य के निर्देश संबंधी आदर्श या तत्व या विशेषताएं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है या वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? यानी क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक हावी हो सकते हैं, या नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा वरीयता दी जा सकती है? ऑप्शन ए हाँ, बी कुछ का, सी नहीं, डी विवादाग्रस्त है। तो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विचारों का या उसका समावेश किया गया है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मौलिक कर्तव्य में, डी 9वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, या उसमें वर्णन किया गया है, या उसमें समावेश किया गया। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का समावेश किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित बातों का प्रोत्साहन किया गया है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। क्या है वो? एक मौलिक अधिकार है, या एक मौलिक कर्तव्य है, या एक आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किस भाग के तहत न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के स्पष्ट विभाजन या न्यायपालिका कार्यपालिका से पार्थक्य है या पृथक्करण दोनों अलग अलग हैं, इस बात का प्रावधान किस भाग में किया गया है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या 7वीं तालिका मतलब 7वीं अनुसूची में? तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में विभाजन या न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। ये संविधान के अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? यानी तो नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मायने रखते हैं? ऑप्शन ए नागरिक, बी राज्य, सी समाज, डी संघ। तो भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए महत्व रखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में? ऑप्शन ए मेघालय, बी केरल, सी हरियाणा, डी गोवा। तो
भारत के गोवा में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता लागू सभी के लिए एक कानून समान संहिता लागू है। किस राज्य में? तो भारत का पहला ऐसा राज्य गोवा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? अनुच्छेद 14 वर्ष तक, बी 15 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। जो उनकी बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष की है उनको लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 ये राज्य के लिए विशेष उपबंध नियम 39 है। इसमें है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी देश का ऐसा कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार से संबंधित या आर्थिक अयोग्यता या क्षमता के माध्यम से न्याय का वो अपात्र न हो सके या उसके आर्थिक कारणों की वजह से उसे अन्याय मिले या न्याय न हो पाए, उसके लिए भी संविधान ने इस बात की व्यवस्था की कि उसको समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। इसका वर्णन अनुच्छेद 39A में है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 44 आपका यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता है। तो इसलिए अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात होती है, इसलिए अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है? ए मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार। तो मद्य निषेध मतलब शराबबंदी, काम का अधिकार भी शामिल है, मद्य निषेध भी शामिल है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी शामिल है, सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिसप्रिंट हो गया, सेम वही। नीति निर्देशक तत्वों को किसने भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा? तो नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहने वाले आपके केटी शाह थे। ऑप्शन ए सही होगा।
ऑप्शन नहीं, सॉरी, केटी शाह तो पोस्ट डेटेड चेक कहा इन्होंने केटी शाह ने तो ये कहा कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, ये केटी शाह ने कहा। और टीटी कृष्णाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इस मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 सही है, ऑप्शन ए सही है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अनुच्छेद 48 ये भी सही है, यानी कृषि संबंधित व्यवस्था अनुच्छेद 48 में की गई है। ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 ए ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 50 ये गलत है, ये अनुच्छेद 50 नहीं 51 में है। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, यानी ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, इसलिए डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का किसने एक इसे घोषणा पत्र कहा? ऑप्शन ए टीटी कृष्णाचारी, बी केसीवियर, सी आइवर जेनिंग्स या डी केटी शाह। तो केसीवियर ने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। ये सारे कोटेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जानते हुए भी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कोटेशंस बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसने अतिरेक कर्मकांडी बताया और उसकी तुलना एक ऐसे चेक से किया जो बैंक में है लेकिन उसका भुगतान बैंक संशोधनों की अनुमति पर ही संभव है। ये फेमस कोट है, किसने कहा? ऑप्शन है केटी शाह, बी श्रीनिवास, सी आइवर जेनिंग्स, डी सिडनी वेब। तो केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को अतिरिक्त कर्म कांडी बताया और एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? ए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, बी 42वां संविधान संशोधन 1978 या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसमें दो ऑप्शन एक हैं, ए और बी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसको एक विधिक कानून बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब इतना ही, ज़्यादा हो गया इसमें, तो आप इसको सॉल्व करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और कोटेशंस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, खासकर केटी शाह वाला पोस्ट डेटेड चेक संबंधी या अतिरिक्त कर्मकांडी। तो ये थे आपके नीति निर्देशक संबंध से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके आगामी इंटर्न की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।
और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।